नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADR-GS अकेडमी पर। आइए डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में देखते हैं आज की महत्वपूर्ण गतिविधियां। 37वें नेशनल गेम्स, ठीक है, 37th नेशनल गेम्स या 37वें राष्ट्रीय खेल इनकी घोषणा हो चुकी है और इसी कारण ये चर्चा में है। आयोजन इनका 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होना है, ठीक है। कब है इनका? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच। आयोजन स्थल है इनका गोवा, ठीक है। ये नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? गोवा। 36 वाले कहाँ हुए थे? 36वें गुजरात में, ठीक है। और एक्चुअली गुजरात में नहीं होने थे, ये होने थे आपके गोवा में, जो किसी कारण से नहीं हो सके। गोवा पीछे हटा और इसका आयोजन गुजरात को करना पड़ा, ठीक है। तो अब आपके आयोजन कहाँ हो रहे हैं? गोवा में 37वें नेशनल गेम्स के। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। राष्ट्रीय खेल की अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, ठीक है। और किस मामले में माना जा रहा है? क्योंकि इसमें रिकॉर्ड खेल प्रतिस्पर्धाएं 43 शामिल होंगी और अभी तक की मैक्सिमम कितनी थी? 36 स्पोर्ट्स अब तक के मैक्सिमम थे नेशनल गेम्स में, और वो थे आपके पिछले वाले में ही, अर्थात 36वें नेशनल गेम्स में, जो कि गुजरात में आयोजित हुए। तो रिकॉर्ड खेल प्रतिस्पर्धाएं। नए खेलों में आपको दर्शन होंगे खो खो के, योगासन के और मलखंभ के, ठीक है। खो खो, योगासन और मलखंभ जैसे खेल आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। साथ ही समस्त खेल प्रतिस्पर्धाएं आपकी गोवा में आयोजित होंगी। केवल साइकिलिंग नहीं होगी और गोल्फ नहीं होगा। ये कहाँ होंगे? आपके नई दिल्ली में। थोड़ा सा इतिहास का देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल का इतिहास क्या है? तो शुरुआत इनकी हुई 1924 में लाहौर से, ठीक है। लाहौर से इनकी शुरुआत हुई 1924 में। 1924 में भारत की स्थिति क्या थी? अविभाजित भारत था और स्वतंत्र भी नहीं था। उस समय हम औपनिवेशिक सत्ता के अधीन थे, औपनिवेशिक शासन के रूप में थे। यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय ओलंपिक खेल। भारतीय ओलंपिक खेल इसका पूर्व नाम है। राष्ट्रीय खेलों को क्या बोला जाता था उस समय? भारतीय ओलंपिक खेल। राष्ट्रीय ओलंपिक खेल दिवस देख लेते हैं, क्योंकि दिवस भी महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इन दोनों में अंतर आप देख लीजिए, क्योंकि जब खेल दिवस की बात होती है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में अगर आपका ध्यान नहीं गया तो यहाँ गलती होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही जब आप कंपैरिजन के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़्यादा टिकाऊ होती है, ज़्यादा दिमाग में रुकती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मेंशन है, इसलिए आपको ये भूलेगा नहीं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण घटना आज की क्या है। 36वीं ऊर्जा बैठक का आयोजन किया गया था। 26, ठीक है। 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? भारत मंडपम में। अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। भारत मंडपम क्या है? नई दिल्ली, ठीक है। भारत मंडपम में चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय ज़्यादातर मीट यहाँ आयोजित हो रही हैं और ये नया है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। तो इस बैठक का अर्थात 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का जो उद्घाटन किया वो किसने किया? हरदीप सिंह पुरी जी ने किया, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, साथ ही साथ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों का प्रभारी देख रहे हैं। दोनों मंत्रालय इनके अंडर में हैं और ये मंत्री हैं इनसे संबंधित। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इस बैठक के क्या रहे आपके। तो भारत ने अपने जैव ईंधन मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रारंभिक लक्ष्य क्या था? नवंबर 2022, याद रखना, नवंबर 2022, ऐसा नहीं नवंबर 2023 मत समझिए। एग्जैक्ट क्या फिगर है आपका? नवंबर 2022 में 10% बायोफ्यूल मिश्रण को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 5 महीने पहले ही पा लिया गया था, ठीक है। तो ये टारगेट का जो टाइमिंग थी उसको पहले अचीव किया गया। और बायोफ्यूल का क्या मतलब है? आप देखते होंगे इस समय एथेनॉल मिश्रण की सरकार लगातार बात करती है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही रहते होंगे। तो एथेनॉल मिश्रण की ही बात हो रही है। 10% बायोफ्यूल मिश्रण का मतलब क्या? 10% एथेनॉल मिश्रण, ठीक है। तो ये 10 नवंबर 2022 तक लक्ष्य था और इसे हमने पा लिया है पहले से ही। अब आगे हम बढ़ रहे हैं 20% बायोफ्यूल सम्मिश्रण के लक्ष्य की ओर। पहले ये लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? 20% बायोफ्यूल अर्थात एथेनॉल मिश्रण को 20% तक बढ़ाया जाएगा पेट्रोल और डीजल में। और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करना था कब तक? 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले क्या था? 2030, याद रहे 2030 हमने निर्धारित किया था लक्ष्य, लेकिन अपने रफ्तार को देखकर, प्रौद्योगिकी क्षमता को देखकर इसे 5 साल और घटा दिया गया है और ऐसा विश्वास दिखाया गया है कि इसे हम 2025 तक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तेल आयात के बिल में कमी देखी गई, निश्चित रूप से देखी जाएगी, क्योंकि अब आप 10% की क्षमता पा चुके हैं। अब आपको आयात को रिप्लेस कर सकते हैं थोड़े बहुत स्तर पर। जैसे मान लीजिए आयात बिल में क्या कि अभी तक आप 100 लीटर, मान लीजिए 100 लीटर है नहीं, मान लीजिए आपने 100 लीटर पेट्रोल या डीजल आयात किया, ठीक है।
10% हम मिश्रण की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। हमारी जो आवश्यकता क्या है, 100 लीटर की मान लीजिए, तो उसमें हमने 10 की क्षमता प्राप्त कर ली, अर्थात अब हमें 90 लीटर ही लेना पड़ेगा। तो हमें जो पे करना पड़ेगा वो 90 लीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। 10% की क्षमता हमने अपने देश के अंदर विकसित कर ली है, अर्थात 10 लीटर की क्षमता विकसित कर ली है 100 लीटर में। समझ में आ गया? तो इतनी बचत तो हम करने की स्थिति में आ ही गए हैं 10 लीटर के, अगर हम 100 लीटर को मानक मान के आगे बढ़ते हैं तो। ठीक है, तो भारत की ऊर्जा खपत वर्तमान में वैश्विक औसत की से 3 गुना है, इस पर भी चर्चा हुई। इस समय हमारी ऊर्जा खपत कितनी है और वर्तमान वैश्विक औसत से 3 गुना। देखने में ये नकारात्मक अवधारणा लगती है कि हमने ऊर्जा खपत को बहुत बढ़ा दिया, लेकिन जब आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत देखें तो ये बहुत ही सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये विकास का संकेतक माना जाता है ऊर्जा खपत। और चूंकि वैश्विक औसत से हम 3 गुना है, तो इसे भारत के बढ़ते हुए आर्थिक स्तर के रूप में देखा जाता है। भारत वैसे भी समृद्धिशाली देशों के रूप में लगातार जो समृद्धि अर्जित कर रहा है, ऐसे देशों में शुमार है। समृद्धि का मतलब क्या है? ग्रोथ। ठीक है, तो भारत की ऊर्जा खपत वैश्विक औसत के 3 गुना। देख लेते हैं कुछ किन क्षेत्रों में हमारी मांग बढ़ी हुई है इस समय। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को देख लेते हैं। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं हम। ठीक है, दुनिया में तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा पेट्रोल हम उपभोग करते हैं। एलपीजी, ठीक है, इसको आप एलपीजी कर लीजिए। एलजी गलत लिखा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी इसके तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं हम। और एलएनजी, ठीक है, एलएनजी के भी हम चौथे सबसे बड़े आयातक हैं। तो ये हमारी ऊर्जा मांग का एक परिदृश्य है कि हम कितनी ऊर्जा का आयात कर रहे हैं या इतनी ऊर्जा की मांग हमने बढ़ा दी है। भारत मंडपम, जैसे मैंने बोला था कि इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये नया है और इसके पूछे जाने की भी संभावना है। इस पर जरूर ध्यान दें। भारत मंडपम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC का परिसर है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। वास्तव में इसका जो निर्माण किया गया वो G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए ही किया गया था। ठीक है, और इसमें इसका आयोजन किया भी गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित क्या है? भारत मंडपम 7,000 लोगों की मेजबानी करने की क्षमता रखता है। ठीक है, 7,000 लोगों की मेजबानी एक विशाल क्षमता है भारत के पास, और सिडनी के ओपेरा हाउस से भी ज़्यादा इसे माना जा रहा है। भारत मंडपम का नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम, ठीक है, अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित है। भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणा से इसे प्रेरित माना जा रहा है। अगला देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। तो भारत मंडपम के सामने स्थापित विशाल का नटराज की मूर्ति, हाँ ये भी आप याद रखिए, भारत मंडपम का जो परिसर है उसके सामने एक विशाल नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है, और ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। भारत मंडपम की स्थिति इस समय देखें तो पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित जैसा हो चुका है, और पूरे दिन रात ये लगातार लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ। लोग इसमें बहुत विजिट कर रहे हैं। ठीक, पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होता जा रहा है। डस्ट डेविल हाल ही में चर्चा में रहा, धूल का शैतान। डस्ट डेविल क्या है? धूल का शैतान। देखते हैं क्या है भैया धूल का शैतान। तो इसमें मार्स मिशन पर, मार्स अर्थात मंगल मिशन पर गया नासा का एक रोवर है परसिवरेंस। ठीक है, परसिवरेंस ने धूल भरे बवंडर का एक वीडियो शेयर किया है। परसिवरेंस ने एक फोटो भेजी है, वीडियो भेजा है, उसमें क्या है? धूल भरा बवंडर है। वैज्ञानिकों ने इसे डेविल डस्ट का नाम दिया है। डेविल डस्ट अर्थात धूल का शैतान। बस, और इसमें इतना करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इतना ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूनिसेफ इसे सेलिब्रेट करता है प्रतिवर्ष। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? UNCF, UNICF नहीं बनता। ठीक है, तो क्या है इसका कारण? क्या है? यूनिसेफ में आई कहाँ चला गया? तो देख लीजिए इसको, एक्चुअली ये नया नाम है आपका, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, लेकिन यूनिसेफ आपका इस्तेमाल हो रहा है उसी तरह जैसा पहले होता था। और उस समय क्या था इसका मतलब? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका पूर्व नाम है। ठीक है, अब क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस, अब है आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, करंट का नाम ये है।
फुल फॉर्म जो आपका यूनिसेफ का ये है। राष्ट्रीय बालिका दिवस देख लेते हैं, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। आपने अंतर्राष्ट्रीय देखा तो कंपैरिजन के लिए, जैसे मैंने बताया, कंपैरिजन वाली चीज़ें याद बहुत रहती हैं। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है भारत में। और ये क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी? इंदिरा गांधी ने, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ 24 जनवरी को ली थी, इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड हाल ही में चर्चा में है। हमास के आतंकी हमलों के जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स का मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है। हमास के हमले के बाद उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। इजरायली डिफेंस फोर्स का एक मिलिट्री ऑपरेशन। आगे की महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं। रसबली, रसबली चर्चा में है, क्यों है, क्या है रसबली, देख लेते हैं। जीआई टैग मिला हुआ है रसबली को, और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई है, ठीक है। जीआई टैग मैंने क्या बताया था? स्थानीयता लिए हुए होता है, स्थानीय विशेषता को लिए होता है। और इस टैग के मिलने के बाद इसकी रीच बढ़ जाती है। इस प्रोडक्ट की, जिस क्षेत्रीय प्रोडक्ट की बात की जा रही है, जिसको टैग मिला हुआ है, उसकी क्या बढ़ जाती है? राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर रीच बढ़ जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। तो जीआई टैग आपने देखा, केंद्रपाड़ा जिला, ये भी याद रखिए, इसका पूरा नाम क्या है? केंद्रपाड़ा रसबली, क्योंकि क्षेत्रीयता आपकी कहाँ से निर्धारित हो रही है? केंद्रपाड़ा से। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है, और इसे केंद्रपाड़ा के प्रसिद्ध श्री बलदेव जी मंदिर में भोग के लिए, ठीक है, भोग के लिए प्रयोग किया जाता है, और भोग के बाद ये प्रसाद के रूप में बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि बलदेव जी के लिए की सबसे फेवरेट डिश थी, उनकी सबसे पसंदीदा डिश के रूप में ये स्थापित है, रसबली, ठीक। आगे चलते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। हुरून इंडिया रिच लिस्ट, ठीक, हुरून रिच लिस्ट जारी करता है, और इंडिया की लिस्ट उसने जारी की है 2023 के मामलों में। और पहले रैंक पर इस बार फिर से मुकेश अंबानी पहुंच गए। बीच में कुछ समय के लिए गौतम अदानी ने इनको रिप्लेस कर दिया था, लेकिन फिर से इनको पहला स्थान प्राप्त हो गया है। दूसरे नंबर पर गौतम अदानी खिसक चुके, और काफ़ी डिफरेंस है दोनों के बीच इनकम में। गौतम अदानी को हिंडरबर्ग रिपोर्ट के कारण थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। थर्ड रैंक पर आप देख लीजिए, साइरस पूनावाला। आपने सीरम इंस्टीट्यूट, कोविड के टाइम बहुत ही पढ़ा होगा, सीरम इंस्टीट्यूट, तो उन्हीं के ये मालिक हैं, साइरस पूनावाला और फैमिली, ये ग्रुप है पूरा इनका, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर साइरस पूनावाला है। आगे चलते हैं, कुछ इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं रिच लिस्ट के विषय में। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 259 हो गई है, अर्थात आप भारत में 259 अरबपति बिलियनियर हो चुके हैं। और टोटल देखें तो 1319 लोग, ठीक है, 1319 लोग आपके क्या है, 1000 करोड़, अर्थात 1000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा की संपत्ति धारण करते हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या हो चुकी है भारत में। 1319 लोगों के पास क्या है, 1000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है। आगे चलते हैं, डेविड वार्नर चर्चा में आ गए हैं, और चर्चा का कारण है वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। अपने वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं डेविड वार्नर, और हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान इन्हें उपलब्धि प्राप्त हुई है। वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है। वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स, इनसे पहले ये रिकॉर्ड इनके नाम था। डेविड वार्नर से पहले 20 मैच में इन्होंने 1000 रन बनाए थे वर्ल्ड कप में, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ वर्ल्ड कप, कंफ्यूज मत होइए, इंटरनेशनल मैच केवल की बात नहीं हो रही, वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। 20 मैच में सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स ने 1000 रन बना लिए थे। डेविड वार्नर एक मैच पहले, ठीक है, अर्थात 19 मैच में ही ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, डेविड वार्नर ने 19 मैच में ये उपलब्धि हासिल कर ली है, ठीक। आगे चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, ये नीमच मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। इस प्रोजेक्ट का विकास कर रहा है ग्रीनको ग्रुप, ठीक है। ग्रीनको को आप याद रखिए, और लोकेशन, बस इतना ही महत्वपूर्ण है इसके लिए। इसमें 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कोच्चि, केरल में। कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? आपका केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान इसे आयोजित कर रहा है। इस संस्थान को शॉर्ट फॉर्म आप देख लीजिए, CMFRI, ठीक है, CMFRI, ठीक है।
फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। और ये किसके अंतर्गत आता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत की संस्था है। ICAR के अंतर्गत देश भर में बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, उन्हीं में से एक सेंटर आपका कोच्चि में CMFRI भी है, इसे याद रखिए। इसकी लोकेशन क्या है? कोच्चि। ये भी आप याद रखिए, कई बार मैच कराने के लिए पूछ लेता, मैच करा लेता है संस्थान, या वन लाइनर के रूप में भी पूछ लेता है। उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपला ने, ठीक है, ये मंत्री हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, ठीक है। तो कोच्चि और ये CMFRI इनको जरूर आप याद रखिए। उद्घाटन किसने किया? अगर याद रहता तो कोई बात नहीं, नहीं भी याद रहता तो भी कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हो गए आज के महत्वपूर्ण तथ्य करंट अफेयर संबंधी। निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा। आप जुड़े रहिए ADRGS एकेडमी से, आपको इसका समर्थन करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ये समर्थन के तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो निश्चित रूप से आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।